मोल मोल एनालिसिस लास्ट क्लास में बता रहे थे, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कैसे करना है। सो मोल मोल एनालिसिस मतलब मोल के थ्रू कैसे कंपेयर करना है, यही बता रहे थे ना। देखो एक बार कॉपी चेक करो, ठीक है। मोल चेक करो, यही बता रहे थे ना, मोल मोल एनालिसिस। बताओ जल्दी से, यस आगे बढ़ेंगे। यस सर। इसमें तुम लोग को लिखने भी बताए थे कि कैसे मोल के, इसमें सबसे पहले बताए थे जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तभी अप्लाई कर पाएंगे हम लोग। ये कंडीशन लिखाए थे ना। अगर बैलेंस नहीं किया हुआ है तो उसको क्या करोगे, सबसे पहले बैलेंस करोगे। बैलेंस करने आता है ना सबको। हम्म। यस सर। चलो ठीक है, सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करते थे। बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट आएगा उसका, उसको हम लोग मोल 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 एज्यूम करके कंपेयर करते थे। और मोल को मास में भी कन्वर्ट करने तुम लोग को बताए थे ना। उसमें किसी को डाउट है तो एक एग्जांपल बता देंगे, फिर से बताओ। बताना है क्या, जिसको भी डाउट था बता दो, एक एग्जांपल फिर से हम बता देंगे। बोलो, दोबारा बताना है या क्लियर है सर सबको। बता दीजिए, बता दीजिए। तो बोल क्यों नहीं रहा हो इतने देर से। एक एग्जांपल बताएंगे बस। ठीक है सर। ठीक है, चलो सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर वाला ही ले रहे हैं। चलो H2 + O2, ये पढ़े होगे तुम लोग इक्वेशन, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O। ये H2 जो है ये गैस फॉर्म में रहेगा, वाटर O2 भी गैस फॉर्म में, और H2O लिक्विड फॉर्म में फॉर्म होगा, है ना। अब सबसे पहले देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, क्या बैलेंस, बैलेंस दिख रहा है। नो सर। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा बताओ। बैलेंस करके बताओ जल्दी से। 2H2 plus O2 2H2 + O2 plus O equal to 2H2 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे O2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है उसको 1 एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, बताओ। यस सर। ठीक है। अब मोल के अकॉर्डिंग देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि H2 के आगे 2 आ गया तो 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस reacts with 1 mole of oxygen gas to give 2 mole of water. 2 moles of water, 2 moles of H2O। चलो इसमें कोई डाउट है, ये मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखे हैं। तो ये पहला जो हम लोग लिखे हैं ये मोल के टर्म में, दूसरा मास के टर्म में लिखना है। तब देखो हाइड्रोजन गैस का कितना मोल्स लिया गया है, यहाँ पे 2 मोल, और हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का मास कितना होता है, H2 का 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 × 2, तो 2 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल अगर हाइड्रोजन लोगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लिए हैं हम लोग, 2 मोल, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। तो इसको मास में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ, अब ऑक्सीजन का 1 मोल लिया गया, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन गैस O2 है, तो क्या हो जाएगा 16 × 2। 1632।
हेलो, आवाज आ रहा है क्या अभी? Yes. आवाज आ रहा है? एक मिनट रुकना। Yes. स्क्रीन दिख रहा है या नहीं बताओ? Yes, sir. आ यस गया सर। स्क्रीन सबको? ठीक है, चलो इसमें बताना। हाँ, दिख रहा है ना? तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ मास, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ कितना मोल लिखे हैं? ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना हो गया बताओ? 32 gram. तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ O2 गैस टू गिव वाटर का कितना मास लिखना होगा हमको बताओ? 36. हम्म 36 gram. 36. क्योंकि वाटर का 2 मोल है और 1 मोल का मास हमको पता है 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 36 ग्राम ऑफ वाटर। चलो, अब किसी को कोई डाउट है? यही वाला बताए थे लास्ट क्लास में। हम्म Yes. अब नहीं है ना डाउट? अब लिख लोगे? Yes, चलो, sir. एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, साथ में ही लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला तुम लोग को पता है? हम्म Yes, sir. क्या होता है? CH4. हाँ, CH4 आर required to produce 22 gram CO2 gas after combustion। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये बनाओ, पहले इसका रिएक्शन लिखना होगा। तो कंबशन रिएक्शन तुम लोग पढ़े हो, मीथेन का कंबशन रिएक्शन क्या होता है? चलो हम रिएक्शन लिख देते हैं। CH4 प्लस O2 ये रिएक्ट करके बनाता है CO2 गैस और प्लस H2O। ये भी गैस फॉर्म में निकलता है, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, ये O2 सारा गैस है यहाँ। ठीक है, चलो अब इसमें सॉल्व करके बताना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन तब तक ट्राई करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो रिएक्शन दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, रिएक्शन ये होगा, CH4 का कंबशन कराया गया गैस प्लस O2 गैस, और ये बनाएगा CO2 गैस और प्लस H2O गैस। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हेलो,
जैसे अभी लिखने बताया है ना उसी तरह से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से, पहला वाला देख के बताओ तो। हम्म, बोलो। आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. पहला वाला क्वेश्चन बनेगा, बताओ। बना रहे थे। ठीक है, ट्राई करो, 5 मिनट दे रहे हैं, बनाओ। कितना है आंसर? कितना भी आया आपसे? आंसर आया किसी का पहला वाला? बनाना नहीं आ रहा। हम्म, पेटीएम अभी देखिए, अभी क्या लिखा रिक्वेस्टेड बाय पेटीएम। हेलो। हाँ बोलो। चाचा ये फोन पे एक मैसेज आया कि कुछ मैसेज आया तो एक हेलो। सर मेरे से नहीं बना। किससे नहीं बना? अभिषेक से? यस सर। पुष्कर? नो सर। ऋषि? ऋषि? श्रेया? बना? उज्जवल? नो सर। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। उज्जवल? नो सर। नहीं बना? किसी से नहीं बना? चलो देखो, एक बता रहे हैं, पहला वाला बता रहे हैं, दूसरा वाला बनाना खुद से। क्वेश्चन दिया हुआ सब बैलेंस कर लिए या नहीं किए, वो भी हम ही कर दें। कर ली। बैलेंस कर लिए। चलो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। CH4 गैस प्लस O2 गैस, और ये दे रहा है CO2 गैस और प्लस H2O गैस। चलो बैलेंस करने पे क्या आया बताओ, बताओ जल्दी। बैलेंस करके क्या आया है? हेलो। CH4 plus 2O2 CH4 plus 2O2 equal to CO2 CO2 और plus 2H2O 2H2O। 2H2। हो गया बैलेंस? देख लो, सबका इतना ही आया है बैलेंसिंग में। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को बैलेंसिंग में? हेलो।
आगे बढ़े, बताओ। यस सर। चलो ठीक। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमको पूछा गया है किसके बारे में और कौन कौन सा, जिसके बारे में पूछा गया और जो दिया हुआ है, सिर्फ उसी पे हम कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे। तो देखो पूछा गया है कि मीथेन का कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा और प्रोड्यूस क्या करना है हमको, CO2 प्रोड्यूस करना है। तो सिर्फ उन्हीं दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मीथेन का कंपैरिजन करना है CO2 के साथ। तो पहले हम लोग मोल के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है। मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं कि टू प्रोड्यूस, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग कि टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, ये लिख सकते हैं हम लोग। टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 गैस, कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा हमको बताओ तो। अगर हमको 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करना है तो मीथेन का कितना रिक्वायरमेंट है? 1 मोल ऑफ CH4। तो 1 मोल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। ये तो लिखने बताए हैं सबको, इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है कि टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 हमको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए मीथेन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग मीथेन का मोल्स पूछा गया है, तो इसको तो हम लोग मोल में ही रहने देते हैं, लेकिन इसका मास दिया हुआ है हमको। तो मास दिया हुआ है तो इसको हमको मास में कन्वर्ट करना होगा, और ये मोल में ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमको मोल में ही देना है। इसको मोल में ही रहने देंगे और इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो चलो इसको हम लोग मास के टर्म में पहले लिख लेते हैं। तो इसको मास के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टू प्रोड्यूस 1 मोल CO2 का मास कितना होगा बताओ तो। 44 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस, मीथेन को हम लोग मोल में ही रहने देते हैं, तो मीथेन का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आया सबको? हेलो, इस स्टेप में कोई डाउट? यस सर। डाउट है? नो। चलो, तो ये 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमको 1 मोल CH4 चाहिए। अब क्वेश्चन में हमको कितना ग्राम के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन देखो तो 22 के लिए पूछा गया है। 22। तो यूनिटरी मेथड आता है ना तुम लोगों को, तो यूनिटरी मेथड लगाओगे। यूनिटरी मेथड मैथ्स में सॉल्व किए हो ना, तो वही सेम यूनिटरी मेथड ही लगाना है। तो हमको 44 ग्राम के लिए 1 मोल चाहिए। तो टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा मोल्स, 1/44 मोल्स चाहिए होगा, बताओ। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 44 के लिए अगर 1 मोल चाहिए हमको, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 1/44 मोल्स चाहिए होगा। और यहाँ पे हमको किसके लिए पूछा गया है, 22 ग्राम CO2 के लिए। तो अगर हमको 1 ग्राम CO2 के लिए पता चल चुका है 1/44 मोल्स है, तो 22 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1/44 इंटू 22, तो इतना ही मोल्स हो जाएगा, मोल्स ऑफ CH4। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 0.5। हाँ, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड होगा। तो 1/2 मोल्स ऑफ CH4 गैस रिक्वायर्ड होगा, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.5 मोल्स ऑफ CH4। आ गया ना आंसर कि 22 ग्राम हमको क्या प्रोड्यूस करना है, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना CH4 रिक्वायर्ड है मोल्स में, 0.5 मोल्स। सर 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑफ CH4 कैसे रिक्वायर्ड है? यहाँ से इक्वेशन से देखो ना, वो 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल CH4 है ना। यस सर। तो यहाँ पे हमको देखो CH4 का मोल्स पूछा था, तो इसको तो हम लोग मोल में ही रहने दिए, लेकिन CO2 का क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था। तो 1 मोल CO2 का मास कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। 1 मोल CO2 का मास 22 ग्राम होता है। नहीं सर, सॉरी, कैलकुलेट करके बताओ 1 मोल। 44। तो लिख दिए, 1 मोल को कन्वर्ट कर दिए इसका मास में। तो 1 मोल CO2 का मास कितना हो गया, 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो
तो 44 ग्राम CO2 के लिए कितना मोल CH4 लगेगा? 1 मोल ही CH4। लगेंगे। बस उसके बाद कंपेयर कर लो, उसके बाद बस यूनिटरी मेथड लगाना है। तो आंसर कितना आ गया इसका? आंसर क्या आ गया बताओ? 0.5 moles of CH4। 0.5। चलो अब बन जाएगा दूसरा वाला। इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट वाले में? बताओ, अब भी किसी को डाउट है? सॉल्यूशन ये पहला वाला है, बोलो जल्दी से। हेलो, नो सर। सबको समझ में आ गया? अरे बताओ, रिप्लाई करो सब लोग, तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। चलो डाउट नहीं है ना, तो जिसको डाउट नहीं है, जिसको समझ में आ गया, दूसरा नंबर बनाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ सही सही। बन जाएगा दूसरा? अब बताओ। यस सर, बन जाएगा। चलो ट्राई करो जल्दी से। हेलो, यस सर। लिख लियो क्वेश्चन क्या? अभी दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलो बनाओ जल्दी से। बन गया? हेलो, Sir, 36 gram of water. 36 ग्राम। यस सर। और 36। सबका 36 आ रहा है? यस यस सर। सबसे बन गया क्या? किससे नहीं बना ये क्वेश्चन बताओ? ऋषि, ऋषिराज,
इसका आवाज नहीं जा रहा है क्या? ऋषि यस सर। बना क्वेश्चन? यस सर, बन रहा है, बना नहीं। तो तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? और बाकी लोग से बन गया? उज्जवल यस सर। कितना आया आंसर? 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सेकंड नंबर है ना, तो ये इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इक्वेशन सेम ही है, CH4 प्लस O2, ये बनेगा CO2 गैस और प्लस H2O गैस, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस कर लो, तो ये 1 2 और यहाँ भी 1 और यहाँ 2। अब हमको किसके बारे में दिया गया है? कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? 16 ग्राम मिथेन दिया हुआ है, ठीक है। दोनों मास में ही पूछा गया है, तो दोनों को डायरेक्टली हम लोग पहले मोल्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड है ना, तो अगर 1 मोल CH4 लेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 गैस लेते हैं, तो ये कितना वाटर प्रोड्यूस करता है बताओ तो? 2 मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब अगर 1 मोल हम लोग CH4 का लेंगे तो 2 मोल वाटर बनेगा। तो इसको मास में बदल लो, तो मास में बदलोगे तो 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 6, ग्राम। हाँ, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 जो होगा, ये वाटर का मास, 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 36। 36। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? तो 16 ग्राम और 16 ग्राम CH4 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन में पूछा कितने के लिए गया है? 16 ग्राम के लिए ही पूछा गया है। 16 ग्राम। तो 16, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ये तो डायरेक्टली आ गया। तो 16 ग्राम वाटर से 16 ग्राम मिथेन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? 36। तो यही हो गया आंसर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। हेलो, चलो कोई डाउट है? नो सर। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो हम इसके बाद एक चीज बताते हैं, ठीक है। लिखो, तुम लोग को मोल निकालने का है, ठीक है। दो दो फॉर्मूला अभी तक बताए थे, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में था, एक मास के टर्म में था, याद है? हेलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कितना फॉर्मूला बताए थे बताओ तो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं। एक था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। पार्टिकल के टर्म में हम लोग किससे डिवाइड करते थे? एवोगाड्रो नंबर से, याद है? Na क्या था? 6.022 into 10 to the हाँ, power 23. Na का वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो इससे हम लोग डिवाइड करते थे। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या था? गिवन मास Mass given by by total mass. गिवन by मास molar डिवाइड, mass। हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय Molar mass। मोलर मास, ठीक है। ये था दूसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला जो अभी फॉर्मूला बताएंगे वॉल्यूम के टर्म में, वो सिर्फ गैस में अप्लाई होगा, ठीक है। गैस के लिए एप्लीकेबल होगा वो। तो उसके लिए एक Given mass हमको, by HTP. हाँ, Given नहीं, mass by HTP. वो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है। वो Yes फॉर्मूला sir, वही बताते हैं होगा. अभी। तो उसके लिए एक हमको लॉ पढ़ना होगा, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ है, या फिर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस,
ठीक है, हाइपोथेसिस को ही लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये ध्यान। तो लिख लो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इसको डिफाइन करते हैं, पहले लिखो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes. चलो, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले लिखो। स्टेटमेंट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases contains equal number, ठीक है, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, ये ध्यान रखना, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, not atoms. atoms बराबर नहीं होगा, उसका molecules बराबर होगा। तो equal volume of all the gases contains equal number of molecules at same temperature and pressure conditions, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ये चीज ध्यान रखना कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, किसी सारे गैस का अगर हम लोग वॉल्यूम बराबर लें, तो उसमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कांस्टेंट रहेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर रहेगा, बताओ तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होगा या नहीं होगा? हेलो, देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो उससे नंबर ऑफ मोल्स तो मिल जाएगा हमको। तो मान लो किसी दो गैस का, जैसे मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस ए का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस ए लिख रहा है, चलो यहाँ अच्छे से बता देते हैं। एक्चुअली है क्या, दो गैस ले रहा है, एक गैस ए है और दूसरा गैस बी है। गैस ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों का मान लेते हैं सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स है, और गैस बी में भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, ये भी एक्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, बताओ तो। नंबर ऑफ मोल्स गैस ए का अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दिया हुआ है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, Na से, बताओ। हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये गैस ए का हो गया। इसी तरह हम लोग गैस बी का अगर हम लोग नंबर ऑफ बी, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ही करोगे, करोगे ना? Yes. तो इसमें भी देखो, गैस ए के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है, एक्स बाय Na आ रहा है, और गैस बी के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है, एक्स बाय Na आ रहा है। तो मतलब अगर उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा, बोल सकते हैं ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, उसका बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम रहेगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, volume of gas is directly proportional to number of moles of gas n,
कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो बताओ? Constant. हाँ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टी एंड पी लिखने का मतलब टी डिनोट कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, और पी किसको डिनोट कर रहा है? Pressure. प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो दो गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो यही है एवोगाड्रोस लॉ। अब इसको देखो यूज कैसे करना है। ठीक है, ये लिख लियो पहले सब लोग, लिख लो पहले इसको, फिर बताते हैं। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, अभी जस्ट बता रहे हैं इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एसटीपी कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे तुम लोग को बता देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये आगे अभी नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, ये 10th में भी नहीं होगा शायद। ठीक है, 11th में जाओगे तो वहां पे बताया जाता है। तो PV इक्वल टू nRT है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, आइडियल गैस ये इक्वेशन को फॉलो करता है। यहाँ पे सारा चीज क्या है? P होता है प्रेशर, P किसको डिनोट कर रहा है? प्रेशर को। V किसको डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, गैस के लिए अप्लाई करेंगे। P हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, V हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। N किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को। R जो होता है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है ये है 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन, इसका यूनिट होता है ये। ठीक है, ये अभी उतना ध्यान मत रखो। ATM जो होता है ये ATM प्रेशर का यूनिट होता है, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, मोल तो मोल का यूनिट है, और K जो है ये केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट है। और यहाँ पे T किसको डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर को। ठीक है, ये सारा सिंबल का नोटेशन बता दिए। और टेम्परेचर को यहाँ पे लेना है हमको केल्विन स्केल में। टेम्परेचर हमेशा हम लोग किस में पुट करते हैं? केल्विन में। पढ़े होगे ना, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट 3 होता है मेजर करने का। पढ़े हो कि नहीं? टेम्परेचर Yes. 3 स्केल में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसको देखो, इसमें क्या होता है कि एक एसटीपी कंडीशन हम लोग निकालते हैं एट, ठीक है, एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या लिया जाता है? तो टेम्परेचर जो होता है एसटीपी में यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री को हम लोग स्टैंडर्ड 22.4 क्या एसटीपी कंडीशन में लिया जाता है। टेम्परेचर 0 डिग्री मानते हैं, तो 0 डिग्री केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलोगे तो कितना होता है? वो 273 केल्विन होता है। ठीक है, और प्रेशर जो लिया जाता है P का वैल्यू ये 1 ATM लिया जाता है। प्रेशर का वैल्यू कितना लिया जाता है एसटीपी पे? 1 ATM। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टेम्परेचर कितना लेना है बताओ? एसटीपी पे टेम्परेचर कितना लेना है? 273 Kelvin. 273 केल्विन। और प्रेशर कितना लेना है? 1 ATM.
1 ATM, ठीक है। तो ये कंडीशन है। या बहुत जगह देखोगे एनटीपी भी लिखा हुआ रहता है, एसटीपी कंडीशन या फिर एनटीपी कंडीशन, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोनों सेम ही चीज है। तब यहाँ पे जब ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना हम लोग, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ देखो हम प्रेशर का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, एट एसटीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर का वैल्यू 1 एटीएम हो जाएगा। वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम वी अज्यूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग 1 बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ 1 मोल्स 1 हो गया। आर का वैल्यू कितना है बताओ, आर तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू कितना है? 0.0821. 0.0821। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना लेंगे? 273. हाँ, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, तो 273 केल्विन। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वॉल्यूम जब सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम का वैल्यू आएगा 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे कि एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, ये इक्वेशन जो होता है आइडियल गैस के लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज, कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है बताओ? 22.4. 2.4. हाँ, तो 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, ये बोल सकते हैं हम लोग। मतलब अगर एसटीपी कंडीशन लिया हुआ है तो किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस का अगर हम लोग 1 मोल लें, अगर एसटीपी कंडीशन पे बात कर रहे हैं, तो किसी भी आइडियल गैस का अगर 1 मोल लोगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा बताओ? 22.4 लीटर। तो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, गैस चाहे कोई भी हो, अगर उस गैस का हम लोग 1 मोल लिए हैं, वो आइडियल गैस है, उस गैस का 1 मोल अगर लिए हैं तो हमेशा वो एसटीपी पे 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, आइदर वो ऑक्सीजन गैस लो या हाइड्रोजन गैस लो या नाइट्रोजन गैस ले, ठीक है, गैस कोई भी हो, अगर एसटीपी पे उसका 1 मोल हम लोग लिए हैं तो वो 1 मोल ऑफ द गैस जो है वो एसटीपी पे हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। बात समझ में आ गया? तब यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमको पता चल गया है कि एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल जो है कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है? 22.4। तो एट एसटीपी हम लोग बोल सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम का वैल्यू कितना है? 22.4 लीटर, यही है ना एसटीपी पे। बाकी सारे कंडीशन पे नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एसटीपी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे। तो मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, ये गैस के टर्म में सिर्फ यूज होगा। नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी, ये सारे कंडीशन पे यूज नहीं करना है हमको। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, किससे हमको डिवाइड कर देना होगा? मोलर वॉल्यूम से। तो मोलर वॉल्यूम हमको पता है कि 22.4 लीटर है, तो ये हमको क्या दे देगा? नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ठीक है। जितना उसका गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा गैस का वो ऊपर लिखोगे, उसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे? 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ हमको यूज करना है फॉर गैसेस ओनली, सॉलिड लिक्विड के लिए ये इक्वेशन नहीं है, गैस के लिए है, ठीक है। तो गैस के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तुमको एसटीपी पे, तो वॉल्यूम जितना उसका एसटीपी पे दिया रहेगा उसको डिवाइड हम लोग कर देंगे किससे?
किससे डिवाइड करना है बताओ? मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 22.4 लीटर। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको? तो लिख लो पहले इसको, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं एक दो। केक सर पढ़ नहीं रहा हाँ है। बोल। क्या? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? लिख लिए सब लोग? यस सर सबका हो गया? यस सर। चलो, तो हो गया। तो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करो। इसी के ऊपर है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, लीटर में निकालना है। ऑफ 71 ग्राम क्लोरीन गैस एट STP। ठीक है, और दूसरा है फाइंड द वॉल्यूम एट STP occupied by 16 ग्राम ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cl2। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास तुम लोग को पता है ना? हेलो, क्लोरीन का एटॉमिक मास पता है? क्लोरीन का होता है, बोलो हाँ या नहीं? 35.5। ऑक्सीजन का तो पता है ना एटॉमिक मास? यस कितना होता है? 16 16। ठीक है, चलो बनाओ तो, दोनों बनाओ क्वेश्चन जल्दी।
बन गया पहला। अरे सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो फॉर्मूला बताया वही वाला यूज करो अभी। एसटीपी पे ही पूछा गया है। बना पहला। सर बोलो। 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अच्छा दूसरा। ठीक है, देखो पहला वाला क्या करना है, सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है। हमको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल चुका है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर करते हैं हम लोग, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे तुमको वॉल्यूम एसटीपी पे ही वॉल्यूम निकालना है हमको 71 ग्राम क्लोरीन का। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें क्या। क्लोरीन गैस का कितना होगा 71 ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले n का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स n क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ है 71 ग्राम, और मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास कितना होता है Cl2 का, एक का मास है 35.5, इंटू 2 करोगे तो इंटू 2 करने पे कितना आ जाएगा 71। 71 ग्राम ही आ जाएगा। तो इसका मोलर मास भी हो गया 71 ग्राम। तो गिवन मास बाय मोलर मास करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना हो गया 1 हो गया, मतलब n का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दो यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट एसटीपी ये निकालना है हमको, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। तो बस इसको इधर भेज दो, तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया जो पूछा गया है हमको, वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट एसटीपी, यही पूछा गया है ना। तो क्या आ जाएगा 22.4 लीटर, यही हो गया आंसर। 71 ग्राम का पूछा गया है हमको, ठीक है, तो 71 ग्राम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 लीटर ही आ जाएगा। क्लियर है, ये फर्स्ट वाला होगा। इसी तरह दूसरा बनाओ। सेकंड क्या आ गया, सेकंड बना किसी से, हेलो। अभिषेक, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 बना, इसे बना। बनाओ जल्दी, सिंपल है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे पहला वाला किया उसी तरह दूसरा वाला भी है। सर 67.2। नहीं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो ना। 6.72। हाँ 6.72 शायद, देख लेते हैं, चलो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 16 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास O3 का कितना हो जाएगा, ओजोन का मोलर मास, 11.20। चलो चेक कर लेते।
ठीक है, मोलर मास ओजोन का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 करोगे तो ये 48 ग्राम हो जाएगा, यस है ना? तो 16 ग्राम बाय 48 ग्राम, ये कितना आ गया? 1/3 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स 1/3 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/3 है, और यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और बाय क्या करते हैं हम लोग? 22.4 लीटर, यही करते हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ही निकालना है ना, तो 22.4 को उधर भेज दो, तो 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3। यही हो गया ना आंसर? और कुछ करना है क्या यहाँ? हेलो, समझ में नहीं आ रहा है? हेलो, बताओ, ये क्या आ गया? 22.4 लीटर को उधर भेजे, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, कितना आ जाएगा ये आंसर? 22.4 बाय 3 करोगे तो 7. कितना आ जाएगा? बोलो। ये आ जाएगा 7.47 7.47 लीटर, यही हो गया आंसर। कोई डाउट है क्या किसी को? देख लो। हेलो, No, sir. नो सर अभिषेक, नो सर कोई डाउट है? नो सर नहीं है? किसी को डाउट है? No, sir. चलो ठीक है। तो ये तुम लोग को इसमें और क्या बच गया था? इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला हम लोग देख लिए मोल्स निकालने का। ठीक है, 2 फॉर्मूला तो पहले से पढ़े थे, आज तीसरा वाला भी पढ़ लिए। ठीक है, वोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग। फिर ये मोल मोल एनालिसिस भी बता ही दिए तुम लोगों को। इसमें तुम लोग को एक चीज बताएं क्या? वो बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताएं। वो बताया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं ऑफ सर मास वो भी नहीं सर वो भी नहीं बताया। वो भी नहीं बताया। रिलेटिव मास बताएं। रिलेटिव मास बताए थे। यस सर चलो ठीक है, तो वो बचा हुआ है, वो एक क्लास लगेगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग कर लेंगे खत्म। ठीक है, तो एक और क्लास लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, Yes. चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बताओ, No, sir. आज के क्लास में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर चलो फिर तो आगे No, sir. नेक्स्ट क्लास, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं।